नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। सावरकर, जी हाँ, वीर सावरकर हिंदुत्व के जो सबसे बड़े नेता के माने जाते हैं भारत में, वो फिर एक बार चर्चा में है। आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी जहां एक तरफ अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सावरकर को बदनाम करने की हमेशा से ही एक मुहिम चलती रही, वहीं उनकी माफ़ी को लेकर के बार बार जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक होती है, उसको लेकर के देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि सावरकर गांधी जी को मानते थे और गांधी जी के कहने पे, गांधी जी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, सो कॉल राष्ट्रपिता इस देश के कहे जाते हैं और महात्मा से संबोधित किए जाते हैं। उसी महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने माफ़ी मांगी थी, क्योंकि आज़ादी की इस क्रांति को जिंदा रखना था। मकसद मरना नहीं बल्कि मारना और भगाना था, अंग्रेज़ों से इस देश को मुक्त करवाना था। ये एक रणनीति थी, कूटनीति थी इस देश की आज़ादी के लिए, जिसको कि सावरकर ने अपनाया था और कूटनीति के तहत मुद्दों को जिंदा रखते हुए उस पर जीत हासिल करने के लिए अगर एक माफ़ी मांगी जाए तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है जिसके लिए आज़ादी के इस क्रांतिकारी को भारत रत्न से नहीं नवाजा जाए। सावरकर को भारत रत्न की उपाधि मिले, उनको भारत रत्न से नवाजा जाए, इसको लेकर के कई बार मांगे उठी हैं, लेकिन राजनीति हमेशा से इस पे भारी पड़ी और कहीं ना कहीं ये मांग शोरगुल में दब सा गया। लेकिन क्या हैं सावरकर? सावरकर की अगर बात करें तो भले ही आज की कांग्रेस सावरकर को लेकर हमेशा से विरोध करने वाली कांग्रेस आज भले ही उनके लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रही हो, लेकिन इसी कांग्रेस की महानायिका, इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री सावरकर का कई बार तारीफ कर चुकी हैं। उनके मौत पे जब 1966 में 1966 में उनकी मौत हुई तो इंदिरा गांधी ने अफसोस जताया था और कहा था कि सावरकर जो है वो बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि सावरकर एक ऐसा क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश के कई युवाओं को और कई वर्गों को प्रेरणा दी है। ये 1966 में ही सिर्फ इंदिरा गांधी ने उनकी तारीफ नहीं की थी, बल्कि 1980 की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी बहुत ही तारीफ़ों भरे अंदाज में एक पत्र लिखा था, जिसमें सावरकर को महानायक बताया था। इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता वीर सावरकर के राष्ट्रीय स्मारक संस्था के सचिव पंडित बाखले को एक चिट्ठी लिखी थी और इसमें इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप उनके जन्म शताब्दी को लेकर के जो योजनाएं बना रहे हैं, मैं कामना करती हूं कि आप उसमें सफलता प्राप्त करें। साथ ही उन्होंने न केवल सावरकर को भारत का विशिष्ट पुत्र बताया था इस चिट्ठी में, बल्कि ये भी कहा था कि उनका ब्रिटिश सरकार से निर्भीक संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना खुद का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सावरकर पर द ट्रू स्टोरी ऑफ फादर ऑफ हिंदुत्व नाम की एक किताब को अगर देखें तो इसमें इसको लिखने वाले लेखक का कहना है कि सावरकर हिंदुत्व के वो हीरो थे जिसे हर बार हर वक्त विवादों का सामना करना पड़ा।
ये सावरकर की कहानी है। हालांकि राहुल गांधी, जो कि एक नॉन सीरियस लीडर कहे माने जाते हैं, जब भी बोलते हैं उसमें कोई डेप्थ नहीं होता है, लेकिन वो बार बार सावरकर के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इन शब्दों के जाल में कहीं ना कहीं वो उसको आरएसएस से जोड़कर उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और ये राहुल गांधी का एजेंडा नहीं है। अगर देखें तो शायद ये जो एजेंडा है राहुल गांधी ने अपनी माँ से विरासत में लिया है। जब से सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली, इनफैक्ट जब से राजीव गांधी आए और पीछे से सोनिया गांधी इस पूरे कांग्रेस को चला रही थी, तब से सोनिया की यही कोशिश थी कि हिंदुत्व की बात करने वाले को छोटे छोटे मुद्दे उठाकर कहीं ना कहीं उनको इतना बदनाम किया जाए, उनको विलेन के रूप में परोसा जाए कि भारत में हिंदुत्व एक शर्म की बात बन के रह जाए। लोग हिंदू होने में शर्माने लगे और ये सक्सेसफुल भी रहा कुछ हद तक। अगर आप देखिए तो 2014 से पहले खोलकर हिंदू कहने में लोगों को शर्म आती थी। लोग अपने आप को सेक्युलर बताते थे और हिंदू धर्म की जो रीति रिवाज हैं उसको अपनाने में कहीं ना कहीं उनको लगता था कि इससे मेरी बदनामी हो सकती है। सावरकर एक ऐसा नायक जो हमेशा विवादों में रहा। किसी के लिए वो हीरो है तो किसी के लिए विलेन। एक वर्ग उसकी राह पे चलकर अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार है तो दूसरा वर्ग उसके राष्ट्रीयता पे सवाल खड़े करता है और कहीं ना कहीं भारतीयता को धूमिल करने की कोशिश करता है। आइए हम बात करते हैं सावरकर के उस जब लंदन गए थे तब से। हालांकि सावरकर के उसके पहले की कहानियां भी कुछ कम जोश भरे नहीं हैं, लेकिन जब लंदन गए 1906 में सावरकर, तो आखिर क्या माहौल था। भारत से ही अंग्रेज़ों का विरोध करने वाले सावरकर जब 1906 में लंदन पहुँचे तो भारत माता की आज़ादी की इस मुहिम की आवाज़ वहाँ भी दबी हुई नहीं थी। सावरकर बेखौफ थे, बेफिक्र थे। उनके अपने एक रणनीति थी और उस रणनीति के तहत वो हर बार मुश्किलों का सामना तो उनको करना पड़ता था, लेकिन जीत हासिल जरूर करते थे। सावरकर की बात अगर करें तो विनायक दामोदर सावरकर, जिसे हम वीर सावरकर भी कहते हैं, इंडिया हाउस के अपने कमरे में बैठे हुए थे। सावरकर जो कि वैश्य जो कि एक उत्कृष्ट ब्राह्मण थे, उन्होंने गुजराती वैश्य यानी कि महात्मा गांधी को अपने यहाँ खाने पर बुला रखा था। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय पे यहाँ चर्चा होनी थी। उनका नाम, जिनको बुलाया था, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी सावरकर से कह रहे थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी रणनीति ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक है। थोड़ा सब्र करें और संयम रखते हुए, थोड़ा नरम होते हुए वो आगे बढ़ें। तब सावरकर ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा था कि छोड़िए इन बातों को, चलिए खाना खा लेते हैं। क्योंकि सावरकर अपने मिजाज और अपने हिसाब से इस लड़ाई को लड़ना चाहते थे। ये बातें कही गई हैं बहुचर्चित किताब आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट। हालांकि इस बुक में अगर देखें तो सावरकर को नीलांजन मुखोपाध्याय ने कुछ हद तक विलेन के रूप में ही परोसा है। उसमें गांधी महात्मा नहीं थे, सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे और तब तक भारत उनकी कर्मभूमि नहीं बन पाई थी। ये 1906 की बात थी। 1906 में सावरकर, वीर सावरकर, विनय दामोदर सावरकर की महात्मा गांधी, जो उस वक्त महात्मा नहीं थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे, उनके साथ मुलाकात हो चुकी थी। आज़ादी की बिगुल ये दोनों अपने अपने तरह से
बजाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त तक राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के लिए भारत कर्मभूमि नहीं बना था। वो साउथ अफ्रीका में वहाँ के रेसिज्म के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। और जब खाने की पे चर्चा हो रही थी तो सावरकर, जो कि थे तो ब्राह्मण लेकिन खुले मिजाज के थे, उन्होंने कहा कि बहरहाल हम खाने पे बैठे हुए हैं, किस तरह से क्या करना है, ये सारी बातें वहाँ चल रही थी। तभी मोहनदास करमचंद गांधी ने सावरकर को सत्याग्रह आंदोलन में उनके समर्थन के लिए आग्रह किया कि आप भी इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़िए। और फिर साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसका नाथूराम गोडसे को जिम्मेदार माना गया। नाथूराम गोडसे को सज़ा मिली, लेकिन आरोप कहीं ना कहीं सावरकर पे भी लगे। लेकिन 1906 से लेकर 1948 तक क्या संबंध रहे सावरकर और महात्मा गांधी के, ये जानना बेहद जरूरी है। महात्मा गांधी जब हिंदुस्तान आए तो वो हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई एक अलग तरीके से लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से थी। नरम दल के नेता वो माने जाते थे और कहीं ना कहीं अंग्रेज के साथ उठने बैठने में, उनके साथ बातचीत करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं था। लेकिन सावरकर ऐसे नहीं थे। सावरकर बिल्कुल अलग थे और सावरकर कभी भी साथ बैठकर खाना खाते हुए भारतीय मुद्दों की चर्चा नहीं करना चाहते थे। नासिक के कलेक्टर की हत्या के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई। अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। साल 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था। सावरकर खासा शोध करने वाले सावरकर अपने भारत के लिए मर मिटने वाले में से थे। 1910 में नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में सावरकर की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी, जिसका हत्या में इस्तेमाल किया गया था। फिर SS मौर्य नाम के पानी के जहाज़ में उन्हें भारत लाया गया। तब क्या हुआ? सावरकर की दिलेरी देखिए कि वो बचना चाहते थे, वो इस लड़ाई को जिंदा रखना चाहते थे। वो जहाज़ जो भारत लाया जा रहा था, जब वो जहाज़ फ्रांस के मार्से बंदरगाह के पे पहुंचा और वहाँ एंकर हुआ, तो सावरकर जहाज़ के शौचालय से पोर्ट होल के बीच से समंदर में कूद गए और फ्रांस पहुंच गए। सावरकर ने जानबूझकर अपना नाइट गाउन पहन रखा था। शौचालय के शीशे लगे हुए थे ताकि अंदर गए कैदी पे नज़र रखी जा सके। सावरकर ने अपना गाउन उतारकर उसी शीशे को ढक दिया था और फिर जब नीचे उतरे तो समंदर में कूद कर तैरते तैरते वो पहुंच गए फ्रांस की ज़मीन पर। सुरक्षाकर्मी उन पर गोलियां चलाने लगे, लेकिन फिर भी वो बच निकले। उनके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। सुरक्षाकर्मी समंदर में कूद गए और तैरकर उनका पीछा करने लगे। सावरकर करीब 15 मिनट तक तैरते हुए तट पर पहुंचे और फिर अपने बचाने के प्रयास को लेकर वो भागते फिर रहे थे, तेजी से दौड़ने लगे। 1 मिनट में उन्होंने करीब एक
आधा किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। उस समय फ्रांस में ट्रामें और कारें दौड़ा करती थी। सावरकर करीब करीब नंगे थे, बहुत कम कपड़े थे उनके। तभी उन्हें एक पुलिस वाला दिखाई दिया। वो उसके पास जाकर अंग्रेजी में कुछ बोले कि मुझे राजनीतिक शरण चाहिए, मुझे मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। तभी उनके पीछे दौड़ रहे सुरक्षाकर्मी चिल्लाए और उनको चोर चोर कहते हुए पकड़ लिया। अब जब ये सारी बातें हुई तो फिर क्या हुआ, ये मामला इतना तूल पकड़ लिया कि फ्रांस की राजनीति जो है वो गर्मा गई। फ्रांस और इंग्लैंड एक बार आमने सामने हो गया। और जब सावरकर समंदर में इंग्लैंड से भागकर गिरफ्तार होकर फ्रांस की सीमा पर पहुँचे तो ये विवाद इतना बढ़ गया कि फ्रांस के पीएम को इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल इंग्लैंड के लिए सावरकर इतनी बड़ी चुनौती बन गए थे कि इंग्लैंड, ब्रिटिश, अंग्रेज़ों ने सावरकर को काबू में करने के लिए महात्मा गांधी का इस्तेमाल किया। उन्होंने महात्मा गांधी से बातचीत करते हुए सावरकर को समझाने की बात कही। सावरकर गिरफ्तार हो चुके थे, 14 साल वो जेल में रहे, लेकिन जेल की यातनाएं इतनी सख्त थीं कि ये सावरकर ही थे जो उसे बर्दाश्त कर पाए। महात्मा गांधी के कहने पे उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर इस माफ़ी को कांग्रेस हमेशा भुनाती रही। दरअसल सावरकर ऐसे शख्सियत थे कि जिनके प्रेजेंस से, जिनके अस्तित्व से महात्मा गांधी को भी अपने ऊपर बहुत हद तक खतरा लगता था। सावरकर भारत की बात करते थे, सावरकर भारत की सीमा सुरक्षा की बात करते थे। जो सवाल आज़ादी के बाद नेहरू ढूंढते फिर रहे थे, वो सारे सवाल सावरकर की आइडियोलॉजी में मिल जाता था और कुछ हद तक हालांकि एडमिट नहीं करते थे, लेकिन नेहरू भी फॉलो करते थे। सावरकर से नेहरू को भी डर लगता था। नेहरू चकाचौंध में जीने वाले वो शख्सियत थे जो कुछ हद तक अंग्रेजी स्टाइल, अंग्रेजी कल्चर की तरफ इंक्लाइंड थे। महात्मा गांधी अंग्रेज़ों को इस देश को छोड़ने के लिए तो बोलते थे, लेकिन अंग्रेज़ों से कोई दुश्मनी नहीं पालना चाहते थे। एक तरफ जिन्ना भारत के बंटवारे की बात कर रहा था और मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। मुसलमान लगभग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, सावरकर इसके खिलाफ थे। लेकिन यहाँ पे उनका ये भी कहना था कि अगर भारत का बंटवारा होता है तो उस बंटवारे में अगर धर्म की बातें आ रही हैं, धर्म के आधार पे हो रहा है, तो ये धर्म के आधार पे 100% होना चाहिए। ये सावरकर ने भी बोला था। सावरकर की कूटनीति इतनी दुरुस्त थी कि जब चीन तिब्बत पे अपना कब्जा जमाना शुरू किया तो सावरकर ने आगाह कर दिया था कि चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश हमेशा भारत के लिए घातक होगा, क्योंकि आज तिब्बत है तो कल भारत की चौहद्दी होगी। चीन की ये लालची विस्तारवादी नीति जो है वो कहीं ना कहीं भारत पे भारी पड़ेगा। अगर ये बंटवारा 100% नहीं होता है तो हिंदुस्तान की सुकून जो है वो कभी भी चैन से नहीं रहेगा। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भारी पड़ेगी और मुसलमान कभी भी इस देश के नहीं होके रहेंगे। पाकिस्तान हमेशा उनका इस्तेमाल करेगा, ये सावरकर का कहना था। चीन की हालत हम देख रहे हैं, लेकिन जब सावरकर ये कह रहे थे तो नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, जिस पर चीनियों ने 1962 में कितना बड़ा प्रहार किया था और नेहरू को कितनी मुंह की खानी पड़ी थी, ये हम सभी जानते हैं। सावरकर को विलेन बनाने वाले को मैं बताना चाहती हूँ कि सावरकर एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व नहीं, एक विचार हैं। व्यक्ति मर जाता है, व्यक्तित्व को धूमिल किया जाता है, लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। सावरकर के विचार ही हैं कि सावरकर कभी भी संघ से नहीं जुड़े, लेकिन संघ
हमेशा उनको अपना मानता है। संघ हमेशा सावरकर की बात करता है, क्योंकि सावरकर भारत की बात करते हैं, सावरकर भारतीयता की बात करते हैं, सावरकर हिंदुओं की बात करते हैं और सावरकर देश की सुरक्षा और इसकी चौहद्दी की संप्रभुता की बात करते हैं। ये सावरकर के हैं। शायद राहुल गांधी को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि शायद कांग्रेस अपने जिस विचार से अपना पहचान बनाने की कोशिश करती है, दरअसल वो विचार ही घुन वाली है। उस विचार से ही देश बट जाता है। वो विचार देश के टुकड़े टुकड़े करता है। वो विचार सेकुलरिज्म के नाम पे भारत के अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाता है। राहुल गांधी सावरकर को अगर समझना है तो मेरी तरफ से आपके लिए नसीहत है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को सावरकर को समझने के लिए सावरकर बनके खुद को जीना होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे, बातचीत भी होती रहेगी, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सावरकर की शख्सियत, सावरकर की पर्सनालिटी, सावरकर का व्यक्तित्व वो इतिहास है जो जन जन तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। और अगर हमें अपनी लड़ाई जीतनी है तो कूटनीति के तहत माफ़ी भी मांगना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये चाणक्य ने भी कहा है कि दूरदर्शिता जो है वो हमेशा अपने एम पे होना चाहिए कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें किसी भी हद तक जाना चाहिए। किसी भी हद तक मतलब देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए, राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए अगर हम जरा सा एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि 10 कदम आगे जाना है तो जिंदा रहना ज़रूरी है। नमस्कार। फिर एक बार गुजारिश कर रही हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और सावरकर को लेकर आप क्या सोचते हैं? विनय दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, इनको लेकर के आपके मन में कितने सवाल उठते हैं? कितनी उत्सुकता है आपको सावरकर की शख्सियत को समझने के लिए, और आप सावरकर को कितना समझ पाते हैं? इन सभी बातों को हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। विनायक दामोदर सावरकर एक शख्स नहीं, वो शख्सियत है जो विचारों में परिवर्तित होकर हवाओं में इस तरह घुल जाता है कि आप उसमें डूबने से अपने आप को बचा नहीं सकते। सावरकर के विचारों में डूबना यही राष्ट्रवादिता है। और अगर आप अपने राष्ट्र की तरफ समर्पित हैं तो आप भी सावरकर हैं।